कितना दम उनके दावों में दिखाई पड़ता है और कैसी स्थिति 6 चरण के बाद उन दावों को लेकर सोची या समझी जा सकती है। नंबर क्या आएंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इसलिए मैं इसको थोड़ा सा उस चुनाव से अलग देखूं। जब 370 का टारगेट सेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी 303 से आगे बढ़ गई। जब 370 की तैयारी करेगी तो 325, 330, 335 पर कहीं जाकर बैठ सकती है। दम भी लग रहा था कि एक तरफा है, वाकई में भाजपा को बढ़त दिख रही थी, एज था, और विपक्ष उनके मुकाबले में उतना मजबूत दिख नहीं रहा था। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो वो दावे कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे पार्टी अध्यक्ष से लेके आपको अपने गली तक का जो है एक संगठन का आदमी मिल जाएगा। तो उस पूरे संगठन को उत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट देना पड़ेगा जिससे वो उत्साहित हो और फील्ड में आके जमीन पे आके काम करे। तो ये सारी चीजें जा रही है, ऐसा नहीं है जा रही है, लेकिन ये अभी मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये का एक ये सब चीजें इतनी हो जाएगी कि बिल्कुल पलट जाएगी बीजेपी। उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का वो 400 आंकड़ा जो हिस्सा था और वो रहेगा। 20% का नुकसान है तो 40% नुकसान मान रहा हूँ। नहीं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, जहां खबरों को गढ़ने वाले अपना सटीक विचार आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपका नजरिया भी किसी भी खबर को लेकर साफ होता है। आज चूंकि मौसम चुनावी ही है और लोकसभा के चुनाव के 6 चरण बीत चुके हैं, तो अब शायद ये एनालिसिस ठीक होगी खबरों के खिलाड़ी में चर्चा के लिए कि जो इतने दावे किए जा रहे थे तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से और तमाम उन राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, कितना दम उनके दावों में दिखाई पड़ता है और कैसी स्थिति 6 चरण के बाद उन दावों को लेकर सोची या समझी जा सकती है। यही विषय आज हमारे लिए चर्चा का है। मेहमानों से परिचय करा दूं। पूर्णिमा जी आपको वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमेशा से कार्यक्रम में दिखाई पड़ती हैं, आज भी हैं। दूसरी तरफ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सदस्य। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं और बीच बीच में चुटकी भरे अंदाज में भी बहुत सारी बातें कहते हैं। अवधेश जी, जिनको सुनना आपको बहुत पसंद भी है, तमाम दर्शक कमेंट्स के जरिए भी बताते हैं, इसलिए हम अवधेश जी को कभी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना नहीं भूलते। समीर जी आंकड़ों के जरिए लगातार आप तक बातें पहुंचाते हैं और आपको पसंद भी आता है, इसलिए आप कमेंट्स के जरिए ये बात भी कह देते हैं कि इनके आंकड़े बड़े सटीक होते हैं। और अंत में अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। चुनावी मौसम में 6 चरण बीतने के बाद अब जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो अब ये है कि किसके दावे में कितना दम। इस बार शुरुआत हमारे अभिभावक से ही करेंगे हम। जिस तरीके के दावे विनोद सर दिखाई पड़ रहे थे शुरुआत से, 400 सीटों के, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा 143 सीटों के इंडिया गठबंधन आएंगे, फिर उसमें एंट्री होती है कुछ चुनावी रणनीतिकारों की, योगेंद्र यादव की, प्रशांत किशोर की, वो भी एक अलग तरीके का एनालिसिस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब 6 चरण बीतने के बाद इन सारे दावों में कितना दम आप देखते हैं? राजनीतिक दलों के दावे, उन पर हमें चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। करते ही हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने अपने पक्ष को ही मजबूत करेंगे और करना भी चाहिए चुनाव दौरान। अब रणनीतिकारों की जो बात है तो योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर, 2 लोग बड़े नामी गिरामी लोग हैं। योगेंद्र जी सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, उसके बाद वो किसान आंदोलन से जुड़े और उनकी छवि एक सत्ता विरोधी एक्टिविस्ट की है, सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी एक्टिविस्ट की। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे राहुल गांधी की यात्राओं में उनकी भूमिका हो, तो उनका एक पक्ष है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा सकता है कि वो शुरुआत उन्होंने मोदी जी के चुनाव अभियान से की थी 2014 में, फिर उसके बाद नीतीश कुमार के बाद फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस, और फिर जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मतलब लगभग एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके शायद ही कोई राजनीतिक दल बचा हो जिसने उनकी सेवाएं न ली हों प्रशांत किशोर जी की। और अच्छे सफल रणनीतिकार माने गए, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है सफलता का। एक आध जगह जैसे उत्तर प्रदेश में विफल हुए वो। अब पहले योगेंद्र जी ने माहौल बनाना शुरू किया, हर चरण के बाद वो एक एनालिसिस लेके आते हैं। और जो मैंने कहा कि जो डिबेट 400 पार से शुरू हुई थी और जो आगे 250 240 पे अटक गई, उसकी में योगेंद्र जी की बहुत बड़ी भूमिका है। योगेंद्र जी ने ही ये पूरा नैरेटिव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है
और उसकी सीटें 240 से 250 के बीच में आके रुक रही हैं और उनका फाइनल आंकड़ा पिछले चरण तक का जो है 250 का रहा। 5वें चरण तक का, 6वां चरण हो गया है, उसके बाद वो कोई नया आंकड़ा देंगे, ये पता लगेगा। और इससे एक माहौल बना, चूंकि हर सोशल मीडिया पे जगह जगह योगेंद्र यादव की चर्चा हुई और योगेंद्र यादव ने माहौल बनाया और उसका फ़ायदा विपक्ष ने अपने भाषणों में भी कहना शुरू किया। उसके बाद प्रशांत किशोर जी की एंट्री होती है। प्रशांत किशोर जी इंटरव्यू देते हैं, वो भी डेटा के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान अगर कुछ है पूर्वी और ये पश्चिमी और उत्तर भारत में, उसकी भरपाई पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से वो कर लेगी और भाजपा की सीटें 303 से ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। उनका कहना है कि बेटर हो सकता है और जिसको प्रशांत किशोर ने अपने हर इंटरव्यू में अपने तरीके से स्टेब्लिश किया। अब एक तरह से ये माना जा सकता है कि योगेंद्र जी, मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह खेमे बंदी हो गई कि एक तरफ 250, एक तरफ 300 या 350 के दावे, तो एक तरफ की बैटिंग योगेंद्र जी ने संभाला हुआ है, एक तरफ से बॉलिंग प्रशांत किशोर जी ने संभाला हुआ है, ये कहा जा सकता है। हालांकि दोनों का कहना है कि हम किसी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना निष्पक्ष कर रहे हैं आकलन। मुझे लगता है कि हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी चूंकि अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। एक बात में, सीटों का नंबर तो मैं नहीं दे सकता और मेरे पास कोई मैकेनिज्म है भी नहीं और ना मैं घुमा हूँ कि एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव 2024 का 2019 से अलग है, 2014 और 2019 से अलग है। 2014 में यूपीए सरकार को लेकर के बदलाव का एक माहौल था, मनमोहन सिंह की सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, बहुत सारे मुद्दे थे इनको लेकर के और लोगों में फटीग फैक्टर भी था और कुल मिलाकर के मोदी जी का उदयकाल था और मोदी जी एक अच्छे नेता के रूप में पूरे देश में उभर करके आए थे। तो उस माहौल में वो चुनाव हुआ था और तब बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिलेगा। लोग ये तो मानते रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन कोई 250 सीटें दे रहा था, कोई 240 दे रहा था। ये था कि मिला जुला के फिर एनडीए को मिलेगा, लेकिन अकेले बहुमत मिला 243 सीटें, ऐतिहासिक रूप से, जो कभी नहीं हुआ था पहले। और 219 का चुनाव एक तरफ मोदी जी के 5 साल के कामकाज पर और दूसरा बालाकोट और उसकी जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक, उससे जो माहौल बना और बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव था और विपक्ष बिल्कुल धराशायी था। धराशायी इसलिए था कि विपक्ष का कोई गठबंधन मुकम्मल नहीं था। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने वही बिहार और तमिलनाडु में गठबंधन था, बाकी कहीं नहीं था उनका गठबंधन। आम आदमी पार्टी अलग खम ठोक रही थी, ममता जी का अलग अपना इशारा था। हर तरह से विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था, कोई विपक्ष का नैरेटिव नहीं था। और उसमें राहुल गांधी ने चौकीदार वाला नारा लगा करके और उस चुनाव को मोदी जी के बीजेपी के पक्ष में कर दिया था। लोगों के अंदर एक इसको लेकर के एक ये हुआ कि भाई इस तरह की भाषा आपको अपने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलनी चाहिए। तो कुल मिला के वो चुनाव था। 2024 के चुनाव में 2-3 बुनियादी फर्क मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 10 साल का कार्यकाल है और 10 साल के काम के बाद कोई भी सरकार हो, कितनी भी अच्छी चले, लेकिन एक वर्ग में एक एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान होता ही है। इस सरकार के ऊपर इस सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं, जिनको जो भारत विकसित भारत की गारंटी यात्राएं जो निकाली गई, उन उपलब्धियों का जिक्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब उसके 9 साल पूरे हुए थे तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया था और जो उपलब्धियां हैं वो सामने हैं। बहुत सारी उनकी योजनाएं, बहुत सारे उनके निर्णय, 370 का निर्णय, ट्रिपल तलाक का निर्णय, ये बड़े उनके एजेंडे के जो वैचारिक एजेंडे के निर्णय थे। इसके अलावा आप जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारे चीज़ें जो थी जो भाजपा की उपलब्धियों के रूप में गिनाई जा सकती हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इसके बावजूद कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब भाजपा नहीं दे पाई है इस चुनाव में। बेरोजगारी का कहीं कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारगर मुकम्मल जवाब नहीं मिला। और ये सारे जो मुद्दे हैं, ये अंकों पर उसके असर दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे, कोई भी कारण। बिल्कुल महंगाई के मुद्दे का कोई कारगर जवाब भाजपा नहीं दे पाई, अग्निवीर को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाई और संविधान के मुद्दे पर उसने बचाव की मुद्रा में उसको ला दिया और आरक्षण का। एक तो ये, दूसरी एक बात और मैं कंक्लूड करूंगा, 19 की तुलना में विपक्ष इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। वो इसलिए लड़ा है कि ठीक है, इंडिया गठबंधन बना, जिस
तेजी से बना था। बाद में उसमें लड़खड़ाहट आई, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद निराशा आई, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी चले गए, उसके बावजूद बाकी दल बचे रहे और उन्होंने आपस में एक मजबूत गठबंधन बनाया। कुछ राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़े। बंगाल में जैसे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में होते हुए भी अकेले चुनाव लड़ी। केरल में वाम और सपा ये कांग्रेस आमने सामने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में गठबंधन है। तो इन सारी विसंगतियों के बावजूद उन्होंने अपना एक मुकम्मल गठबंधन बनाया और एक नैरेटिव बनाया कि भाई हम केंद्र में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। तो कुल मिला के 2019 से ये चुनाव मैं इसको अलग देखता हूँ। नंबर क्या आएंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन इसलिए मैं इसको थोड़ा सा उस चुनाव से अलग देखता हूँ। ठीक सर। अंकों के जादूगर के पास मैं आ चुकी हूँ। खबरों के खिलाड़ी में लगातार सब यही कहते हैं समीर सर को, अंकों के जादूगर। सर, बहुत सारे दावे होते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं के दावों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषक कोई बात कहते हैं, जब चुनावी रणनीतिकार कोई बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर थोड़ा सा आदमी कंसर्न होता है, थोड़ा संजीदा होता है। कैसे देख रहे हैं पूरा नंबर का गेम? और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो 400 की बात हो रही थी, ये कैसे थोड़ी सी अब कम चर्चा में है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का जिक्र किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक साक्षात्कार में इसका क्लियर कर दिया कि मैंने इसका जिक्र क्यों किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई टारगेट सेट करना पड़ता है कि 303 आ गए तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और बताने के लिए कि भाई इससे आगे का टारगेट सेट करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 303 के नीचे पार्टी चली जाए। तो टारगेट पार्टी ने सेट किया था। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का अकेले को 370 सीटें लाना बहुत बड़ा टास्क है, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब 370 का टारगेट सेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी 303 से आगे बढ़ गई। जब 370 की तैयारी करेगी तो 325, 330, 335 पर कहीं जाकर बैठ सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष जब इंडिया गठबंधन बना था जून में, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में पहली बैठक हुई थी, उस समय अगर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट रहता और जो मोमेंटम उस समय विपक्ष ने या मीडिया के बीच में या भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये उत्पन्न कर दिया था कि पूरा विपक्ष इकट्ठा को चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार देगा पूरे देश के अंदर, तो मुझे लगा था कि इस समय अगर ये स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा टफ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती चुनाव में दिख नहीं रही थी। जब विपक्ष गठबंधन बना तो उसका रिएक्शन भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में लगातार जिस तरीके से हमला किया, उसमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी उस गठबंधन को बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन बाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी का सीटों का वितरण में कांग्रेस के साथ बंगाल में समझौता नहीं हो पाया, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार में अंतिम समय तक खींचतान चलती रही सीटों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक मजबूत पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही थी और विपक्ष भी इस बात को मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत खुद लाने की स्थिति में हो, तीसरी बार भी बहुमत लेके आएगी, 272 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेकर आएगी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके के रिस्क न छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा, बिहार के अंदर छोटे दलों को दोला, कर्नाटका में जहां विधानसभा चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर जेडीएस के साथ गठबंधन करा। भारतीय जनता पार्टी ने वो कोई स्पेस नहीं छोड़ा जहां उसे लग रहा था कि 2 या 3% वोट किसी क्षेत्रीय छोटे दल को जोड़कर अगर ले सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी चीजों को ध्यान रखा। मुझे लग रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और ज्यादा मजबूत हुआ है। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष एक शुरुआत में जो स्थिति बनानी थी, आते आते उसमें कहीं वीक हो गया था। लेकिन जैसे चुनाव शुरू हुआ, 3 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद कांग्रेस का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था, विपक्ष बहुत डाउन हो चुका था। लेकिन चुनाव के बाद जिस लीड पर भारतीय जनता पार्टी थी, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसको विपक्ष कम करने की स्थिति में लाया। हालांकि माहौल ऐसा बना है, जमीनी स्तर पर अंडर करंट क्या होगा ये तो 4 जून को पता पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आराम से 370 सीटों में जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काम रहा है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, और 10 साल में ऐसा कोई ब्लंडर, मिस्टेक या इस तरह की कोई ऐतिहासिक गलती मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई ऐसा निर्णय हुआ है जिसके कारण जनता के अंदर रोष हो, या विपक्ष कोई ऐसा नैरेटिव बनाने में या
कोई ऐसा बात लेकर आकर जनता के बीच चुनाव लड़ने चला गया हो कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के काम पे पूरा पानी फिर रहा हो। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को बढ़त जो बनी हुई थी वो अभी भी बहुत अच्छी बढ़त बनी हुई है। विपक्ष ने जरूर उस बढ़त को कुछ कम करने की कोशिश मिलकर की है, और जिस तरीके से संविधान को लेकर चर्चा होगी, जिस तरीके से 50% कैप हटाने की राहुल गांधी ने बात की थी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद जरूर ऐसा लग रहा है कि एक वोट बैंक में कुछ थोड़ा चेंजेस हो सकता है लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से तीसरी बार 303 ज्यादा सीटर लेकर आएगी। अभी कितने लेंगी आएगी ये कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी 303 से सीटें ज्यादा ले रही है, लेकिन 303 और 315 के लिए भारतीय जनता पार्टी आराम से कंफर्टेबली अपनी सीट लेकर आएगी तीसरी बार। इसे नोट करके रखिएगा, हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा है। फिर 4 जून को फिर आपसे उसी विषय पर चर्चा होगी। पूर्णिमा जी, 400 के दावे से शुरुआत हुई थी, 400 पार, 400 पार, सारे बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी यही बात कही थी। लेकिन आप देखिए, अगर तीसरा चौथा चरण बीता तो वो आंकड़े, अब उनकी चर्चा थोड़ी सी शायद कम होने लगी, और इंडिया गठबंधन की तरफ से, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन में मुखर नेता रहे हैं, उनके तरफ से एक अलग तरीके के आंकड़े दिए जाने लगे। कैसे इसको देख रही हैं? और प्लस योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर के आंकड़े, आपके लिहाज से ये पूरा जो आकलन है ये क्या कहता है? देखिए प्रतीक्षा, आपने दावों से चूंकि इस सेगमेंट की शुरुआत की है, दावे तो दावे हैं, दावों का क्या, दावों में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है, वो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक राजनीतिक विश्लेषकों को आपने नाम लिया, जिनका बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम उनको खेमे में बटे होने के जो साक्ष्य हैं वो भी हैं, तो वो अपने खेमे के हिसाब से, अपने खेमे में अपनी जो जगह है उसके हिसाब से वो दावे प्रस्तुत करेंगे। तो दावों पे बहुत ज़्यादा मुझे मतलब सीरियस कोई डिस्कशन हो ये मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, जो दावे ये करे जा रहे थे कि एक तरफा चुनाव है, जब चुनाव शुरू हुआ तो उन दावों में थोड़ी सच्चाई दिख रही थी, दम भी लग रहा था कि एक तरफा है, वाकई में भाजपा को बढ़त दिख रही थी, एज था, और विपक्ष उनके मुकाबले में उतना मजबूत दिख नहीं रहा था। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो वो दावे कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। सेकेंड फेज तक आते आते ये हमें बिल्कुल दिखने लग गया जमीन पर कि जो विपक्ष है, जितना उसको हम डिसमिस कर रहे थे, जितना उसको खारिज कर रहे थे, वो उतनी आसानी से खारिज नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने विपक्ष को अपना एक पक्षकार बना लिया था, ऐसा लगा कई जगहों पे। और जो मुद्दे विपक्ष उठा रही थी वो मुद्दे लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त रूप से चर्चा का विषय बन गए थे। तो जो मजबूती दिखाई दे रही है, अब जो 6 चरण के चुनाव हो गए हैं, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस है उसमें जो मजबूती दिखाई दे रही है, उनमें जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टक्कर है, थोड़ी टक्कर है। जो बिल्कुल ही एक तरफा शुरू में लग रहा था वो एक तरफा अब नहीं लग रहा है। और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ की ठीक है, विपक्ष ने बहुत जगह पे अपने उनकी सीट्स एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए हैं, लेकिन जहाँ वो एक साथ लड़ रहे हैं वहाँ वाकई में मजबूती से लड़ रहे हैं। और ऐसी सीटों की संख्या मुझे लगता है 170-75 तो जरूर है जहाँ की 1:1 का कॉन्टेस्ट है। 170-75 सीटों पे लगभग 1:1 का है, जहाँ की जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उनका विभाजन नहीं हो रहा है। तो ये देखना होगा कि इसका आउटकम क्या फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आसानी से इतनी जीत भी हम अब बीजेपी की नहीं देख रहे हैं, और वो आसानी जो नहीं अब दिखाई दे रही है वो हमें उनके नैरेटिव में जरूर दिखाई दी जब चुनाव प्रचार सेकेंड फेज के बाद बदला है। टोन बदला है, श्रिल आवाज़ें हो गई हैं, तरह तरह के नारे जो बदले हैं, वो उसी एक रियलाइजेशन का नतीजा था कि ये बीजेपी में भी इस चीज़ की एक शायद रियलाइजेशन हुई कि उतना स्ट्रांग उनके फेवर में माहौल नहीं है। और कई फिर ईवीएम को लेके चर्चा शुरू हो गई, इलेक्शन कमीशन के रोल पे चर्चा शुरू हो गई, चर्चा इतनी बढ़ गई कि वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। तो ये सारा कुछ हमें ये सोचने पे मजबूर जरूर कर रहा है कि विपक्ष को जितना शुरू में कमजोर समझ के खारिज किया गया उतना नहीं है, विपक्ष अच्छी टक्कर दे रहा है। फाइनल आउटकम क्या होगा हम कोई ज्योतिषी नहीं बैठे हैं यहाँ बताने के लिए, लेकिन टक्कर अच्छी है।
एक चरण का चुनाव अभी और बाकी है और नंबर पर असर होगा। नंबर पर असर बिल्कुल होगा। और इसी का एक नतीजा ये भी है कि अब विपक्ष की तरफ से भी फिगर्स दिए जाने लग गए हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश ने तो 79 कह दिया यूपी में कि हम जीतने वाले हैं। तो वो थोड़ा जो आत्मविश्वास बढ़ा है। माफी की बात होगी ना, दावे हाँ, तो मैं उसको नहीं सपोर्ट कर रही। ठीक है अनुराग जी, जिस तरीके की बात अभी आपने दोनों तीनों लोगों से सुनी, नंबर पर असर तो होगा। जो 400 की बात कही जा रही थी, शुरुआत से एक तरफा होने की बात कही जा रही थी, उसके बाद प्रशांत किशोर का आना, उसके बाद योगेंद्र यादव का बयान और उनका एनालिसिस, ये सब अगर मिला जुला कर देखा जाए तो बीजेपी ने ये एहसास कर लिया था कि 400 वाला मामला नहीं आ रहा है, इसलिए शायद दूसरे चरण के बाद ये 400 के गाने पर थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया गया। देखिए, एक चीज़ है पूर्णिमा, जैसे ये जो प्रशांत किशोर जी हुए, योगेंद्र यादव जी हुए, इसमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि ऐसा माना जाना चाहिए और मानने का कारण भी होना चाहिए कि ये लोग निष्पक्ष हैं। लेकिन होता क्या है, असलियत में ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता। जिसकी जो राजनीतिक झुकाव होता है उसके हिसाब से वो चीज़ों को देखता है। ये आम जीवन में भी होता है कि आपको जैसा जो आपकी विचारधारा, आपको दुनिया वैसी ही दिखती है, तो वो उनके साथ भी वही है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने विश्लेषण तो कर दिया, लेकिन एक ग्राउंड पे एक चीज़ जो वोटर के सामने जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी वर्सेस ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब पूरा का पूरा विपक्ष, वो पूरा उसमें सारी तरह की पार्टियां, सारी विपरीत विचारधाराओं की पार्टियां एक मंच पे आके लड़ रही हैं। अब ये जो एक बेमेल विवाह है या बेमेल गठबंधन है, इसको ये दिखा तो रहे हैं कि जैसे एक इस टाइप के जो शादियां होती हैं कि हम समाज में तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर कितनी हाथापाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो बाहर वाले को नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के बेमेल जो गठबंधन है, जो बेमेल शादियां हैं, वो हमारा समाज इतनी बार देख चुका है कि मुझे नहीं लगता कि वो गठबंधन इस बार कोई बहुत बड़ी चीज करने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज है, जैसे अभी पूर्णिमा जी ने बोला कि जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर उसी को वो ठीक से डिफाइन कर दें कि मुस्लिम वोट जो है वो तो बीजेपी के अगेंस्ट गठबंधन को वोट करेगा, लेकिन और कौन सा एंटी बीजेपी वोट नहीं है, बाकी जो है उसको डिफाइन कर दें, तो आप ये बात मान लीजिए कि जिस सीट पे जितने मुस्लिम वोट हैं वो गठबंधन को या राहुल गांधी जी की पार्टी को या उनके सहयोगियों को एक साथ जा रहा है। लेकिन बाकी कोई वोट उनके पास आ रहा है कि नहीं, यह समझना बहुत मुश्किल है। और जो 400 के दावे हुए थे, देखिए जब सब चुनाव का माहौल बनता है तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस वगैरह में तो कोई संगठन नहीं ना, ग्राउंड पे काम करने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें किसी को चार्ज नहीं करना, उन्होंने सिर्फ रैलियों में जो बोलना है सो बोलना है, बाकी उसके अलावा नहीं है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे पार्टी अध्यक्ष से लेके आपको अपने गली तक का जो है एक संगठन का आदमी मिल जाएगा। तो उस पूरे संगठन को उत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट देना पड़ेगा जिससे वो उत्साहित हो और फील्ड में आके, जमीन पे आके काम करे। तो एक जो नंबर दिया गया वो बहुत अच्छा नंबर, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें अगर उसमें 10-20% की कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो नंबर्स में ये एक अति उत्साह में या उत्साह के साथ या एक एम्बिशियस टारगेट उसे कह सकते हैं, एम्बिशियस टारगेट दिया गया और उसमें जितना भी आया वो बहुत अच्छा है उसमें। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि उस 400 के नंबर के जो एम्बिशियस टारगेट को लेके गठबंधन को कोई फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लगता है। ठीक है मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, वो कुछ अनुराग जी ने बेमेल गठबंधन और उसकी जो बात की, तो बीजेपी में तमाम, अभी संख्या मुझे एग्जैक्ट नहीं सामने है, बीजेपी में तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कल दूसरी पार्टी से शामिल हो रहे हैं आके और उनको टिकट दे दिया गया। एक साक्षात एग्जाम्पल जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में है वो झारखंड की है गीता कोड़ा। वो मधु कोड़ा जो कि जेल में है, इन्हीं की कृपा से जेल में है, तो उनकी पत्नी है। वो एक दिन पहले तक कांग्रेस की एमपी थी, वहां से उन्होंने पाला बदला बीजेपी में आ गई, आज वो वहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। तो उस तरह का जो सडन दल बदलू आए हैं पाला बदल के,
और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया है, तो वो पार्टी के अंदर भी एक तरह का बेमेल विवाह वाली सिचुएशन बहुत जगह है सभी बीजेपी जगह में। दिखाई पड़ती है। पूर्णिमा जी, इसमें एक मेरा तो चीज है, वादा है आपसे, आपकी बात नहीं काटूंगा। इसमें नहीं, ये एक गलत चीज वादा है। आप सर पूरा कर दीजिए। जी जी जी। सर पूर्णिमा जी, उसमें एक चीज है, अगर यहाँ पे बेमेल जो गठबंधन हुए हैं या बेमेल जो विवाह हैं, उसमें कम से कम परिवार के मुखिया पे कोई संदेह नहीं है, वो एक ही है। लेकिन जो दूसरा जो इंडिया गठबंधन है, उसमें तो परिवार का मुखिया कौन है, ये अगर आज ये आज शामिल कर देंगे तो पार्टी को कैसे स्वीकार होगा भाई? वो तो ठीक बोल रही है, इस बात को कहा है। नहीं, इसमें मैं नहीं करूँ, लेकिन कम से कम नेता फॉरवर्ड्स अवधेश जी ने एग्री किया। मैं पार्टी के नेता को लेके कोई ऐसा विवाद हो, परिवार के मुखिया को लेके ऐसा विवाद हो, ऐसा नहीं है। आप जो है जरा ग्राउंड पर जाइए। प्रतीक्षा, ठीक है। बेमेल पर एक लाइन बोलूंगा कि सबसे बढ़िया मेल मिलाप बीजेपी और जेडीयू का है। इससे बढ़िया मेल मिलाप तो किसी का और हो ही नहीं सकता। कब कहाँ एक साथ है, कब शादी है, कब तलाक है, कुछ पता नहीं। मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। अवधेश सर। नहीं, वो तो हो गया, एक बार हो गया, इनका तो कई बार हो चुका है ना। अवधेश सर, मुद्दों पर चर्चा होती रही लगातार, नंबरों पर चर्चा होती रही, और अब नंबरों पर इतनी मजबूती से चर्चा हो रही क्योंकि 6 चरण बीत चुके हैं, तो लाजमी भी है, होना भी चाहिए। अब जो ये 400 वाली कहानी थी, वही मैंने सबसे भी कहा कि उस पर थोड़ा सा अब देखा जाए तो थोड़ा सा नरम पड़ता मामला दिख रहा है। और जैसे कि समीर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक टारगेट देना होता है। अगर हम 303 की बात कर चुके थे तो हमें एक बड़ा टारगेट देना होगा जिससे कि कार्यकर्ता 350 370 के लिए काम करें। देख रहे हैं वैसी तस्वीर देख। मैंने प्रधानमंत्री को यह कहते हुए नहीं सुना सर, एक मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन 4 दिन पहले नहीं, सुने उसका और भी पंक्ति है, सुने उसमें वो कह रहे हैं कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 353 तो हमारे एनडीए की संख्या ही थी, है ही। हाँ। और जो वर्केबल हमारा था, जो नवीन पटनायक का साथ था, वाईएसआर का साथ, तो लगभग 400 के आसपास था। उसके आधार पर हम लोकसभा में काम कर रहे थे। तो उसी प्रकार से एक टारगेट दिया जाता है। पूरी जब ध्यान से सुनेंगे तब वो चीजें समझ में आएंगी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। देखिए, आपका इस समय जो है संपादक जी यहां बैठे हुए, ये डिबेट आंकड़ों का था क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक स्पष्ट आंकड़े दिए हैं, राज्यों के अनुसार दिए हैं, उसके कारण बताए हैं। योगेंद्र जी ने भी अपना एक आंकड़े दिए। तो अगर आपको इस आंकड़ों पर बात करनी है, मैं तो आंकड़ों पर भी कर सकता हूं, लेकिन जो ये विचार इतने आ गए हैं उस पर करेंगे तो इसलिए क्या है, इसलिए इस समय देखने की जरूरत है कि देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा दूसरों के आंकड़ों पर नहीं जाता हूं। 89 से मैं भी एक आंकड़ा देता हूं, हर बार कोशिश की है अपनी जीवन में, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। और ये दोनों जो है, चाहे विचार के किसी भी रहे, भारत में इन्होंने पिछले योगेंद्र जी ने तो 93 से, और ये दोनों जो है अपना एक स्थापित किया है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इस भारत के विविधताओं पूर्ण देश में जब तक घूम घूम के नहीं देखेगा, कंटिन्यूअस निकालना कठिन है, घूम के देखेगा उसको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, आंकड़ों पर आते हैं पहले कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे नॉर्थ इंडिया में आते हैं, नॉर्थ इंडिया के राज्यों को जोड़ेंगे तो कुल 245 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले 184 सीट आई थी, एनडीए को मिला दी थी तो 211 सीटें थी। तो अगर आप राज्य बार देखिए तो यह देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें कहां कमी हो रही है, और कमी हो रही है तो बढ़ किसकी रही है। अब इसको दूसरे रूप में देखिए, कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, उत्तर भारत में उसने चुनाव जीता, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर चले जाए तो त्रिपुरा में वो बुरी तरह हार गई। तो अब ये देखने की परिस्थिति है जो प्रशांत किशोर करे, क्या उस समय से इन राज्यों में परिस्थिति ऐसे उलट गई है कि लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे और बीजेपी की सीटें कम कर देंगे? ये बहुत साफ बात है। अब तो एक तो परिस्थिति है, मेरे हिसाब से जिन कारणों से नरेंद्र मोदी को 2014 में सपोर्ट मिला, 2019 में वो जो आपका एक और डिबेट हुआ था, दर्शकों को मैं बता भी दे रहा हूं, मुद्दे में उसमें हमने चर्चा की है कि किन कारणों से उनको वोट मिले थे, उन पर काम हुआ है। वो दूसरे के लिए मुद्दे नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को जिन कारणों से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट मिला है उन पर वर्क हुए हैं। इस देश में 370 हटाए गए हैं। जिस महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने की बात जयदीप कार्निक जी कर रहे हैं, समय आने पर इसी सरकार ने उसको उठा के जेल में डाला है और दिखा दिया है कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं आपके साथ।
तो वो उस पर काम हुए हैं। अगर काम हो तो उस काम के आधार पर वोट कंसोलिडेट होगा कि घटेगा, पहली बात तो ये आती है, ये सोचने की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है। हम आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं, 4 को परिणाम आएगा तो हम देखेंगे। अब सेकंड आते हैं कि मूल बात आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार 2 सबसे बड़े राज्य हैं, जहां की उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा मिलकर लड़ी थी। 19% और 18% दोनों को वोट था, 37% के आसपास वोट आए थे और 37% वोट में उनको सीटें मिली थी 15। 37% वोट में 15 सीटें मिली थी। दोनों शक्तिशाली पार्टी थी और कांग्रेस का आपको पता है कहां तक जाके एक सीट पर 6% वोट पर सिमट गई थी। अब इस समय कांग्रेस और सपा मिल रही है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 2004 में 35 सीटें मिली थी। वो जो समय था वो समय भारत के विखंडित राजनीति का था, फ्रैगमेंटेड मैंडेट था वहां उत्तर प्रदेश में। 1993 से लेकर और 2007 में जब तक मायावती जी को बहुमत नहीं मिला, वो एक दूसरे प्रकार था। 26% वोट उनका था, 24.5% बसपा का था और 20% बीजेपी को आई थी। बीजेपी के खिलाफ विद्रोह था, पहले कल्याण सिंह निकाले गए थे, लाए थे और उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे। 42% वोटिंग हुई, 10 सीटें पर बीजेपी सिमट गई थी। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश 2007 से एक पार्टी को बहुमत दे रहा है लगातार। वो बदल गया है मनोविज्ञान और बीजेपी को लगातार विधानसभा में 2 बार बहुमत मिली है, लोकसभा में 2 बार मिली है। तो अब ये फ्रैगमेंटेड की ओर और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या काम किया है या कांग्रेस ने यूपी में जिससे लोग ये सोचेंगे कि बीजेपी को हटा के फिर से दे दो और फिर से। तो 37% वोट में अगर 15 सीटें आई थी तो कितना परसेंट वोट दोनों पार्टियां मिला के ले लेंगे? जरा कल्पना करिए दोनों को मिला करके कि वो सीटें जो है बीजेपी की घट के 30, 35, 32 आ जाएगी। एक बिहार में आते हैं। बिहार में यही गठबंधन पिछली बार था और 39 सीटें जो है एनडीए जीत गई थी। तो इस बार के सिचुएशन में ये बात सही है बिहार में कि नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी के जो कोर वोटर है या बीजेपी केवल अपने कार्यकर्ता ने उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा है और उसमें एक उदासीनता है और जेडीयू के उम्मीदवारों को लेकर भी उदासीनता है। इसका कुछ असर वहां है, लेकिन क्या वो असर इतना ज्यादा है कि इसकी सीटें घट जाए और उनकी बढ़ जाएगी? 1-2 राज्य और करके फिर इसको कंक्लूड कर रहा हूं। दिल्ली में आ जाइए, सबसे स्ट्रॉन्ग ये माना जा रहा है कि दिल्ली है। अब दिल्ली में बीजेपी को 56% वोट था, 7 सीट उसके पास थी। 22% वोट जो है कांग्रेस को, 18% आम आदमी पार्टी को। दोनों का वोट अगर आप मिला देते हैं तब भी 16% का अंतर है, 16% का अंतर है। तो बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी लहर अगर हो गई हो कि दोनों मिलकर अगर 56 कर सकते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली ये सिचुएशन होती नहीं है सामान्य वोटिंग में कि ये इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए। जो योगेंद्र यादव और दोनों इस बात पर एक मत है इस बार कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी हो सकती है। मेरा भी अपना मानना है कि बीजेपी 25 से ऊपर जा सकती है। मैं ये भी दावा कर सकता हूं कि उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो सकती है, 8 से 12-13 तक वो जा सकती है। तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस में संघर्ष है, दोनों के बीच हो सकती है। कांग्रेस को साउथ में क्या है, साउथ की टोटल 152 सीटें अगर उड़ीसा को मिला ले तो बीजेपी को 37 सीटें थी और कांग्रेस को फिर भी वो सीटें कम थी। तो कांग्रेस की जो सीटें थी वो 2 राज्यों में थी, तमिलनाडु और केरल में। केरल में मेजर 19 सीटें 20 में से ले गए हैं, कहां बढ़ेगा? तमिलनाडु में मेजर उनके पास 39 सीटें हैं, कहां बढ़ सकता है? तो इसीलिए जब आप आंकड़ों पर जब आप जाते हैं ना तो उस रूप में चीजें नहीं दिखाई देती है जैसे बनाई जा रही है। जो ये कह रहा है मार्जिन बीजेपी की कम होने वाली है, कैंडिडेट्स गलत दिए गए हैं, मुद्दों में जिस ढंग से आरक्षण आ गया है वो आरक्षण और वो जो दलितों तक थोड़ा बहुत पहुंच गया है, जगह जगह आरक्षण, संविधान थोड़ा बहुत, उसका थोड़ा असर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जा रही है, ऐसा नहीं ये जा रही है, लेकिन ये अभी मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये का एक ये सब चीजें इतनी हो जाएगी कि बिल्कुल पलट जाएगी बीजेपी की और बीजेपी को नंबर में जमीन आसमान हाँ, का फर्क और नहीं एक लाइन योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 50 सीटें कम पड़ेगी। वो भी नहीं कह रहे कि बीजेपी साफ खत्म हो जाएगी, 50 की बात कर रहे हैं। नजदीक हाँ ना, कोई नहीं, हमने इतना ज्यादा नहीं बोला, हमको याद है 6-6.25 मिनट बोला। हाँ, हमको जाना है। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये आंकड़ों पर जब आप बात करेंगे तो आंकड़ों के आधार पर उस रूप में पिक्चर आपको नहीं दिखाई देगा। राज्यवार आप करते तो मैं और आपको बताता। आप कुछ ऐड कर दीजिए फिर मैं कंक्लूडिंग जी करना चाहती हूँ। अवधेश जी ने बहुत अच्छी एनालिसिस की है, उसमें ऐड कर दूं जो पिछली बार सिचुएशन थी, सपा बसपा मिला के 80 की 80 सीटें भी अगर जीत गई होती तो कोई सिनारियो ऐसा नहीं था कि उनका प्रधानमंत्री बन जाता, इसलिए उसका कोई असर ही नहीं हुआ, ये सबको पता है। वो चीज आज की डेट में लागू नहीं है।
जो अलायंस है वो नेशनल लेवल पे अलायंस है, सपा उस नेशनल अलायंस की पार्ट है, इंडिया अलायंस की पार्ट है सपा। तो आज की डेट में वो क्राइटेरिया नहीं लगेगा। बिहार में जो इन्होंने बात की कि 39 सीटें जीत गई थी और क्या सिचुएशन बदल गई, 16 सीटें जेडीयू लड़ रही है, मैक्सिमम हारने वाले हैं वो, ये लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि बिहार की जो जनता है, वोटर है, वो बिल्कुल नाराज है नीतीश के ये बार बार अल्टी पल्टी करने से। और वो जो बहुत सारे कोर वोटर जो नीतीश के वजह से बीजेपी से जुड़ जाते थे, वो बिल्कुल छिटक गया है और वो बहुत मजबूती से अब आरजेडी कांग्रेस अलायंस के साथ है। तो बिहार और यूपी में तो सिचुएशन पिछला पैरामीटर देख के हम बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र भी एक बात है जिस पर बात होनी चाहिए थी। देखिए, महाराष्ट्र में एक बीजेपी 41 सीटें थी इनकी, 4 सीटें थी एनडीए की, 4 सीटें थी राकपा की और 1 कांग्रेस की थी। देखिए इस समय क्या है कि बीजेपी की सीटें तो भले ज्यादा नहीं घटेगी, मतलब 4-5 सीटें पर असर है वहाँ, वो उसमें चिंता है, लेकिन ये बात सही है कि राकपा और शिवसेना को, खासकर राकपा को लेने में इस समय थोड़ा सिचुएशन वहाँ महाराष्ट्र में है, जो बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है कि वहाँ सीटें कुछ घट रही है, उसमें कितनी घटेगी ये बात का विषय है। और बिहार में नहीं, बिहार में जो वो कह रही हैं वो थोड़ा सा अतिवादी है, वो एक विचार के जो चश्मे विचार के होते हैं तो आंकड़े भी उस अनुसार जरा दिखाई दे जाते हैं। बिहार का विश्लेषण हमने भी किया है कि वहाँ क्या है। बिहार का 2-3 पॉइंट देखिए, वहाँ पासवान और जो पासी जाति है जो, उसको शराब वाले में उन पर कार्रवाई हुई है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जेल वही सब गए हैं, तो उनको एक नीतीश के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए चिराग का जो पार्टी का वोट है वो एकदम यूनाइट होकर के सब जगह नहीं आ रहा है, वो एक इसके जरा एनडीए के विरुद्ध जा रहा है। एक बात है, अगर अवधेश जी मान रहे हैं कहीं कमजोरी है तो आप मान के चले कमजोरी ज्यादा है ना, ये नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ 4 को भी आऊंगा मेरा, आप उस समय जब लोग कहेंगे, नहीं मैं एक चीज कह रहा हूं, आप दर्शकों को भी, जब ये लोग मेरे बारे में बोलेंगे तो मेरी कही हुई टिप्पणी भी निकाल के रखिएगा। मैं इतना ऐसे नहीं बोलता हूं कि आप मेरा गला पकड़ सकते हो, शब्दों को जब आप ध्यान से, तो इसलिए आप कह रहे हैं उस समय हमारे कथन आप निकालेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 20% का नुकसान है तो 40% नुकसान मान रहा हूँ। नहीं, उसमें आंकड़ों में मैं एकदम ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता। 4 जून को बाकायदा आंकड़ों में मैं ऊपर नीचे नहीं जा सकता। अंतिम टिप्पणी, लास्ट टिप्पणी इस कार्यक्रम की और कंक्लूड टिप्पणी में चाहूंगी, जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं, नंबरों के दावे दिए, जैसे शुरुआत में भी ये बात हुई कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के दावों पर नहीं जाएंगे, उनका तो काम है, वो चुनाव से पहले वो दावे करेंगे, लेकिन एक मिनट, तो दावे हम करेंगे ही, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दावे करते ही हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर या जो योगेंद्र यादव जैसे रणनीतिकार जब बात करते हैं तब आदमी थोड़ा सा बात करने लगता है। आप कैसे देख रहे हैं, और वो 400 वाला एंगल बीजेपी के हिसाब से कितना फायदा कितना नुकसान इस वक्त? खबरों के खिलाड़ी का हमारा ये शो आंकड़ों पर था, दावों पर था, और बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें आई, लेकिन अवधेश जी ने बहुत अच्छे से आंकड़ों का और बहुत अच्छा विस्तृत विश्लेषण किया है। आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आंकड़ों के आसपास ही पूरा ये चुनाव का खेल चलता है, और जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला हमारा है कि आप आंकड़ा पार कर लीजिए 272 का और आपकी सरकार फिर बनेगी, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों पर जो बात होगी वो आप, चूंकि एक ही चरण बचा है, 6 चरण पूरे हो गए हैं, तो आखिरी चरण और उसके बाद फिर 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, वो भी सिर्फ आंकड़ों की जुगाली होती रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि परिणाम आने से पहले अगर कोई सबसे अच्छा काम कोई कर सकता है तो वो आंकड़ों को लेकर चर्चा कर सकता है, जो कि हमारे इस शो के साथ ही शुरू हो गई है। देखिए, आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बात आई कि समीर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बात भी कही कि टारगेट तो देना पड़ता है और पिछली बार से ज़्यादा ही टारगेट देना पड़ेगा। हम कॉर्पोरेट में हो, कंपनी में हो, कहीं रेस में हो, किसी ने अगर हुसैन बोल्ट ने बहुत तेज दौड़कर रेस पूरी की तो उससे कम में उसको पूरी करना ही है, नया टारगेट उससे बेहतर होना चाहिए। वो जो 400 था वो उस पूरी मनोवैज्ञानिक जो कवायद थी उसका हिस्सा था, जहां पर मोदी की गारंटी छाई, 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट छाया, 370 राम मंदिर और एक पूरा ऑरा, एक आभा मंडल जो तैयार किया गया उसके इर्द गिर्द, जिसमें बात ही नहीं हो रही थी इस चुनाव की कि हम 24 की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 25 साल की बात हो रही है जिसमें हम रोड मैप बना रहे हैं और बात तो 400 पार की हो रही है। आप सब हट जाइए, आप है कहाँ, आप लड़ाई में है ही नहीं। उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का वो 400 आंकड़ा जो हिस्सा था और वो रहेगा। वो अगर हम जो इसके पहले दूसरा शो हमने किया उसमें बात कर रहे थे कि मुद्दों के भटकाव में उस 400 की आवाज में तेजी या कमी आई है तो वो रहेगी, लेकिन वो आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अपने दम पर किसी एक पार्टी के लिए अगर एक अपवाद छोड़ दें जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाला चुनाव था,
तो इस तरीके से लाभ पाना बहुत चमत्कारिक है वो आंकड़ा 543 वाली भारत की। हाँ, नहीं, केवल एक ही बार जो राजीव गांधी बने, और वो एक उस तरह की सहानुभूति की लहर और एक बहुत ही अपवाद स्वरूप उस तरीके से वो हुआ था। और दूसरी बात यह है, ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो हम हमेशा कहते हैं कि जब शीर्ष पे आप होगे तो शीर्ष से फिर ढलान ही होती है, शीर्ष के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो शीर्ष ये है कि अगर आप पूरी राजस्थान की 25 में से 25 ले गए, गुजरात की पूरी ले गए, हरियाणा की 10 में से 10 ले गए, दिल्ली की 7 में से 7 ले गए, तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लिए ये भी तो चुनौती रहनी कि इसके ऊपर क्या है। आप अगर टॉप को हिट कर चुके हो और दक्षिण भारत आपको पता है कि उतना अभी भी मजबूत नहीं हो पाया है, वहां उतने घुसपैठ नहीं हो पाई, उतनी सीटें नहीं निकाल पाए हैं, तो सबसे बड़ी चिंता वहीं से उपजी है। तो ये जितनी भी आंकड़ों की बाजीगरी हुई, आंकड़ों की चर्चा हुई, जब आप सैचुरेशन पे आ जाते हो ना, तो उसके आगे आपको सोचना ही पड़ता कि कहीं ना कहीं तो घटेगी ना। आप जब चरम पे हो तो उसके बाद कहां से वो घटेंगी, और जो घटेंगी वो कहां से वापस आएंगी। तो ज्यादातर विश्लेषक उसी में रहे, और इसी दृष्टि से जो कुछ भी दोनों अलग अलग सिरों से बात आई, प्रशांत किशोर की, योगेंद्र यादव की, जो हमारे शो के हिस्सा है चर्चा का, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण समय पर आई हैं। बहुत, इसीलिए मैं जो कह रहा था कि ये चुनाव ये बताएंगे कि शुरुआत में जो एक पूरा एजेंडा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है वो सेट रहता है आखिरी तक, या बीच में जो मुद्दे उभर कर आते हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये अकादमिक अध्ययन का विषय रहेगा, और ये अध्ययन 4 तारीख को स्पष्ट रूप से सामने आएगा जब हम बात करेंगे आंकड़ों। चूंकि हम अमर उजाला के मंच से कभी भी किसी आंकड़े को, किसी दावे को प्रस्तुत नहीं करते, आंकड़ों के फेर में हम नहीं पढ़ते। हम आंकड़े वो बताते हैं जो तथ्यात्मक, जैसे एग्जिट पोल हम तब बताते हैं जब चुनाव पूरा हो चुका होता है। जितनी भी संस्थाएं एग्जिट पोल करेंगी उनको एक साथ एक मंच पर हम प्रस्तुत करेंगे। किसी विशेष सीट में आपकी दिलचस्पी है तो उसको आप फॉलो कर लीजिए, उस सीट के बारे में लगातार अपडेट आपको 4 तारीख को मिलेंगे। और जितने आंकड़ों के दावे प्रति दावे आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि राज्यवार विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है, और उसको लिए अवधेश जी ने जो पूरा प्रतिशत के साथ वोटों के बताया है। किसी राजनीतिक और चुनावी विश्लेषक को अगर अध्ययन करना है तो उस दृष्टि से अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम ज्यादा आंकड़ों को लेकर सही बात कर पाएंगे। 4 तारीख को सभी इस पर देखेंगे कि ये आंकड़े कितने सही, कितने गलत साबित हो, किसके पक्ष में गए ये आंकड़े और किससे हुआ थोड़ा नुकसान। 4 जून को पता चलेगा। अपने मेहमानों का धन्यवाद करूं, इससे पहले 2-3 चीजें अपने दर्शकों को बता दूं। सबसे पहले तो ये कि amarujala.com की जो वेबसाइट है उस पर आपके जो 5 पसंदीदा संसदीय क्षेत्र हैं, आप जाकर उसका चयन करिए, और उसकी पूरी अपडेट चुनाव परिणाम के दिन आपको सुबह से मिलती रहेगी, रुझानों से लेकर परिणाम तक की। दूसरी बड़ी जानकारी, अमर उजाला के यूट्यूब चैनल पर 1 जून को शाम 6 बजे से लगातार आप एग्जिट पोल देख पाएंगे, और 4 जून को सुबह 7 बजे से लगातार रुझानों के साथ सटीक परिणाम हम आप तक पहुंचाएंगे। वादा जैसा कि हमने चुनाव की शुरुआत में आपसे किया था कि हर अपडेट और हर इलाके की खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश रही कि हम अपने उस वादे पर खरे उतरें। आपको अब तय करना है कि हमने जिस तरीके से आपको खबरें दिखाई, 4 जून को भी आप हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कोशिश करिए कि हमारे साथ लगातार आप यूं ही जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि चुनाव की खबर मतलब सिर्फ अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। amarujala.com